गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सूक्ष्म जीवों का महत्व। इसके 2 पॉइंट हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीवों का भोज्य पदार्थों के उत्पादन में महत्व और नंबर 2 सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक या वाणिज्यिक महत्व। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा। तो चलो आज हम नए टॉपिक सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों, जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं। डॉक्टर हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ एवं इंजेक्शन देता है जिससे हम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का कारण क्या सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इसकी जानकारी चलो हम सूक्ष्म जीवों के औषधीय महत्व से प्राप्त करते हैं। आप भी जल्दी से अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लेना। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिजैविक औषधियों एवं टीकों का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं प्रतिजैविक क्या होते हैं। प्रतिजैविक वे कारक बाह्य कारक होते हैं जिनको बाहर से ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षियों को उत्पन्न कर देते हैं। प्रतिरक्षी क्या कार्य करते हैं? प्रतिरक्षी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करते हैं। इन्हीं प्रतिजैविकों के कारण ही हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो पाते हैं। औषधियों एवं टीकों का निर्माण करते हैं जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं। नंबर 2, ये औषधियाँ शरीर में प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती हैं जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी क्या होते हैं। शरीर का वह तंत्र जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है या विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें बचाए रखने का कार्य करता है, तो वह तंत्र प्रतिरक्षी तंत्र कहलाता है। प्रतिरक्षी तंत्र किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? प्रतिरक्षी तंत्र प्रतिजैविक औषधियों के ग्रहण करने से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व किस रूप में होता है। विभिन्न प्रकार के कवक जीवाणुओं का उपयोग करके हम प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं। इन प्रतिजैविकों के ग्रहण करने से प्रतिरक्षी शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और वो हमें रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या इन प्रतिजैविक औषधियों को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीका कहलाती है। तो चलो टीके की परिभाषा नोट करते हैं और टीके का निर्माण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया इसे भी हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। अब बात करते हैं भाई टीका होता क्या है। क्या डॉक्टर हमें जो टीका लगाता है, जो इंजेक्शन लगाता है, क्या उसमें वो सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करवाता है? सूक्ष्म जीवों के प्रवेश कराने के पश्चात क्या उन सूक्ष्म जीवों के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो विभिन्न रोगों को लड़ने में हमारी शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है? चलो हम जानते हैं टीके की परिभाषा। टीका जब किसी मृत या अक्रिय या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव या उनसे प्राप्त विष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो वह क्रिया टीका कहलाती है। आप भी जल्दी से टीके की परिभाषा को नोट कर लीजिए। जब किसी मृत या अक्रिय सूक्ष्म जीव या उनसे प्राप्त विष की मात्रा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह क्रिया टीका कहलाती है तथा टीका लगाने की क्रिया टीकाकरण कहलाती है। तो किस वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहले टीकाकरण की क्रिया अपनाई गई? तो चलो वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। टीकाकरण की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये याद रखना जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा। टीकाकरण की क्रिया की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। उन्होंने सर्वप्रथम चेचक के टीके का निर्माण किया था। तो हमने आज अपनी इस वीडियो में सूक्ष्म जीवों के महत्व का तीसरा पॉइंट, सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करी। तो चले आप चलते हैं सूक्ष्म जीवों के चौथे पॉइंट, सूक्ष्म जीवों का मृदा में महत्व या सूक्ष्म जीवों का मृदा निर्माण में महत्व।
तो चलो चौथे टॉपिक, सूक्ष्म जीवों का मृदा उर्वरकता में महत्व। क्या सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं? सहायक होते हैं, तो किस प्रकार से वो मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते हैं? चलो तो हम समझते हैं। हमें मालूम है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, किंतु पादप नाइट्रोजन गैस को सीधे ही ग्रहण नहीं कर पाते। अब नाइट्रोजन गैस को पादप सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस को विभिन्न रूपों में बदलने का कार्य सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। जब सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन गैस को उनके यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, तो पादप नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित होना नाइट्रीकरण क्रिया कहलाती है। तो चलो अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से नाइट्रीकरण क्रिया में अपना योगदान देते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे नील हरित शैवाल वातावरण की नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करके उन्हें नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जिन्हें पादपों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन से? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया आदि रूपों में ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात सूक्ष्म जीव ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके उन्हें नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया में बदल देते हैं, जो पादपों द्वारा आसानी से अवशोषित कर ली जाती है। इसके साथ ही नंबर 2, सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। अर्थात नील हरित शैवाल की विभिन्न जातियों का उपयोग हम जैविक खाद के रूप में भी करते हैं, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में सूक्ष्म जीवों का महत्व के 2 टॉपिक, नंबर 1 सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व, नंबर 2 सूक्ष्म जीवों की मृदा उर्वरकता में महत्व आदि का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम सूक्ष्म जीवों के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट महत्व को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का हानिकारक प्रभाव। तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें, जल्दी से इन्हें नोट कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।